किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 1 मार्च से एमएसपी पर शुरू होगी गेहूं की खरीद। एक मार्च से एमएसपी पर शुरू होने जा रही है गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं किसान समाचार। किसान समाचार में हम आपको ताज़ा जानकारी देंगे मंडी भाव की, साथ ही साथ मौसमी खेती की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से करें अपने खेतों की देखभाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस समय की समाचार से, और मुख्य समाचार आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अगली खबर किसानों से बिहार से, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो स्कीमें शुरू हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 1 मार्च से समर्थन मूल्य पर शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। गेहूं बेचने के लिए किसानों को करानी होगी स्लॉट बुकिंग। बुकिंग के दिन से आगामी 7 दिन के अंदर फसल विक्रय कर बनवाना होगा ऑनलाइन पक्का बिल। बिहार सरकार राज्य के किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज पर दे रही है अनुदान। अनुदान के लिए 1 मार्च 2025 तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य में चलाई जा रही है मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि की जा चुकी है वितरित। योजना से भारत के 7.72 करोड़ किसानों को मिला लाभ। बजट 2025-26 में ऋण लिमिट 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ के CSIR IM टेक में अनुसंधान सुविधाओं की समीक्षा। माइक्रोब रिपोजिटरी का किया निरीक्षण। पालमपुर के नए ट्यूलिप गार्डन और कृषि स्टार्टअप का किया वर्चुअल शुभारंभ। और मुख्य समाचार अब विस्तार से। गेहूं की खरीद का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं खरीदने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके लिए किसानों की पंजीयन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीद का कार्य 1 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा, जो 18 अप्रैल तक चलेगा। वहीं शेष संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक गेहूं की खरीद का कार्य उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हो गई है, जो 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। ऐसे में जिन किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करा लिया है वे स्लॉट बुकिंग करके अपनी उपज को बेच सकेंगे। मंडी में गेहूं बेचने में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की है। रबी उपार्जन नीति 2025-26 के प्रावधान अंतर्गत कृषक गेहूं बेचने के लिए अपनी सुविधा अनुसार स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग दिनकाल से आगामी 7 दिनों के अंदर फसल विक्रय कर ऑनलाइन पक्का बिल बनवाना होगा। बिल की तारीख निकलने के बाद पोर्टल पर बिल नहीं बनेगा। जिन किसानों के ऑनलाइन स्लॉट बुक होंगे उन्हीं किसानों से फसल की खरीदी की जाएगी। बिना स्लॉट बुकिंग के किसान अपनी उपज उपार्जन केंद्र पर ना ले जाए। और अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद जनपद में गेहूं की खरीद के लिए 66 केंद्र बनाए जाएंगे। किसानों को अपने गेहूं की बिक्री करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। जिला विपणन अधिकारी विनीता मिश्रा ने बुधवार को बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य
2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके लिए क्रय केंद्रों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विनीता मिश्रा ने आगे बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार प्रशासन ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। गेहूं क्रय केंद्रों में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इनमें खाद्य विभाग के 17, पीसीएफ के 16, पीसीयू के 4, ओपीएसएस के 5, मेफिट के 14, एनसीसीएफ के 4 और भारतीय खाद्य निगम के 6 क्रय केंद्र शामिल किए गए हैं। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि किसान ऑनलाइन पंजीकरण कराकर गेहूं बेच सकते हैं। जन सेवा केंद्र, क्रय केंद्र या खुद ही किसान मित्र ऐप के जरिए किसान पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को अपने बैंक खाते को अपडेट भी करना आवश्यक होगा, जिसमें भुगतान में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। बात करेंगे गन्ना बीज की। बीजों के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार राज्य के किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज पर अनुदान उपलब्ध करा रही है। इसके लिए गन्ना उद्योग विभाग द्वारा इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। प्रमाणित गन्ना बीज अनुदान पर लेने के लिए किसानों को 1 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान ये आवेदन विभागीय वेबसाइट ccs.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। गन्ना बीज की प्राप्ति हेतु प्रभेद का चयन किसान स्वयं कर सकते हैं। पहले चरण के सत्यापन के बाद बीज की खरीद हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति पत्र भी जारी किया जाएगा। निर्गत स्वीकृति पत्र के आलोक में 7 दिनों के अंदर बीज क्रय कर खेत में लगाना होगा तथा कैश मेमो पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके बाद विभाग द्वारा द्वितीय चरण में खेत का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद लाभुक गन्ना किसानों को उनके बैंक खाते में अनुमानीय अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के साथ ही गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना चला रही है। योजना के तहत किसानों को गन्ने के प्रमाणित बीजों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार द्वारा इन उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों पर सामान्य वर्ग के किसानों को 210 रुपये प्रति क्विंटल एवं अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्ग के किसानों को 240 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान अधिकतम 1 हेक्टेयर यानी कि 2.50 एकड़ के लिए दिया जाएगा। और देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड पहल इसमें अहम योगदान दे रही है। वित्त मंत्रालय से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। ये अमाउंट मार्च 2014 में केवल 4.26 लाख करोड़ रुपए ही था। मंत्रालय के बयान के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड से देश के 7.72 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि का इतना बढ़ना इस बात का सबूत है कि देश में कृषि और इससे जुड़े कार्यों के लिए किसानों को दिए जाने वाले सस्ते कर्ज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं देश में कृषि गतिविधियां भी बढ़ी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए बैंक से समय पर सस्ता कर्ज मिल जाता है। वर्ष 2019 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़े किसानों तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए सरकार बैंकों के ब्याज का 1.5% तक वहन करती है। किसानों को 7% सालाना की दर पर 3 लाख रुपए तक का सस्ता शॉर्ट टर्म कर्ज मिलता है। बजट 2025-26 में इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR IMTech चंडीगढ़ में अनुसंधान सुविधाओं की समीक्षा की, माइक्रोब रिपोजिटरी का निरीक्षण किया और चल रही परियोजनाओं पर अपडेट लिया। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR IHBT पालमपुर में नए ट्यूलिप गार्डन और कृषि स्टार्टअप का वर्चुअली शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल बायोटेक इनोवेशन हब के रूप में उभरा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि फूलों की खेती मिशन का 1000 हेक्टेयर तक विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 80 करोड़ का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सिंह ने इस दौरान CSIR IHBT पालमपुर में प्रमुख परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। ट्यूलिप का यहाँ से जो इजाद करने का काम रहा है उसने देश भर को चकित भी किया। राम मंदिर में भी उसको अर्पित करने का काम किया जाता है। तो
कुल मिलाकर के मोदी जी ने जिस प्रकार से प्राथमिकता भी दी है, सहयोग भी दिया है और विज्ञान संबंधी शोध और नवाचार को प्रोत्साहन दिया है, उसका ये परिणाम है कि आज हमारे ये सारे के सारे संस्थान भारत की मुख्य धारा को में एक विकास की यात्रा का एक हिस्सा बन चुके हैं। और किस प्रकार से शोध के द्वारा न केवल अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो बल्कि एक आम नागरिक के जीवन में सरलता आए, उसके लिए भी प्रयासग्रस्त है। और चंडीगढ़ में ये बात करते हुए या ये चर्चा करते हुए विशेष संतोष का अनुभव होता है, क्योंकि शायद उस प्रकार से इस केंद्र का सदुपयोग नहीं हो पाया जिस प्रकार से अब करने का प्रयास किया जा रहा है। खेती को आसान और अधिक उत्पादक बनाने के लिए कृषि उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान भी अपनी मेहनत को कम करने और खेती को अधिक कुशल बनाने के लिए खेती के आधुनिक उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में एक नया उपकरण है प्रो ग्रीन हाइड्रोपोनिक्स मशीन, जो मवेशियों के लिए चारा उत्पादन का काम करती है। इसमें मिट्टी, समय और पानी की बचत के साथ साथ मवेशियों के लिए जैविक चारे का उत्पादन होता है। हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने इस मिशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए बात की अंकित शुक्ला से, जो बता रहे हैं इस मशीन के बारे में। खेती को आसान बनाने के लिए जहां नए नए टूल्स का आविष्कार किया जा रहा है, वहीं पे एक नया टूल है प्रो ग्रीन हाइड्रोपोनिक्स मशीन, जो मवेशियों के लिए चारा बनाने का काम करती है। ये कैसे काम करती है, आइए इसके लिए बात करते हैं हम अंकित शुक्ला जी से। सर, ये हाइड्रोपोनिक फॉडर मशीन है। ये मवेशियों के लिए हरा चारा बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से सॉइल लेस में मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पानी की बचत भी मिनिमम से मिनिमम पानी की ज़रूरत पड़ती है अपने को हरे चारा उगाने के लिए। अब इसमें होता क्या है सर कि एक्चुअली ये जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना कोशिश करते हैं कि पानी भी बचाया जा सके, हरा चारा बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से गायों को दे सके, जिससे उनका दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हो, उनकी हेल्थ भी सही बनी रहे, उनको बीमारियां ना लगें। क्योंकि ये भी एक, अगर देखा जाए तो किसानों के लिए ये भी एक टाइप का खर्चा है जिसको इस मशीन के थ्रू हम लोग बचा सकते हैं। और दूध की क्वालिटी बढ़ती है, उसमें विटामिन प्रोटीन्स की उत्पत्ति 15 से 20% वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो उससे जो दूध मिलता है उसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट होती है कि आप अगर उसको भी उसमें बढ़ा के उसमें से घी बनाएंगे, दूध बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, तो उससे भी प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो वो भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अच्छा जरिया है। अच्छा, ये बताएं तो ये कितने दिन में ये चारा यहाँ पे उगाता है और करना क्या पड़ता है इसमें? सर, इसमें क्या है कि ये ट्रे बेस्ड सिस्टम होता है। इसमें मशीन लगाने के साथ हम लोग इसमें गेहूं, जौ, जई, मक्का जो भी आपको लेना है वो हम लोग उसमें डाल देते हैं। फिर इसका एक चैनल होता है सर। फर्स्ट डे हम लोग उसमें 20 डालते हैं, फिर हम लोग को 8 डे का वेट करना पड़ता है। 1 2 4 5 6 7 8 डेज़ के बाद ये अपना इस तरीके का ट्रे सिस्टम में बन जाता है। इसको ट्रे से हम लोग ले लेते हैं, इसको डायरेक्ट फिर जाके अपना गायों को खिला देते हैं और ट्रे फिर वो जो खाली हो गई है उसमें फिर से 20 डाल के हम लोग मशीन में डाल देते हैं। तो ये रूटीन साइकिल में चल जाता है। फिर 365 डेज़ आपको डेली हरा चारा इसमें मिलता रहता है, वो भी प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई DAP नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कहीं कुछ नहीं होता इसमें। तो इस मशीन का साइज़ क्या होता है और ये कितने तरह के हैं? सर, इसमें क्या है कि ये केजी बेस्ड मॉडल होते हैं। 60 kg हो गया, फिर 125 kg है, 250 kg है, 500 kg एंड 1000 kg है, एज़ पर जैसा फार्मर की डिमांड होती है उसके तरीके से। तो ये क्या मतलब लगाना कहाँ, घर में लगाना पड़ेगा, कहीं कहाँ, कैसे? सर, जहाँ पर भी गौशाला हो, डेयरीज हो आपकी, उन्हीं के पास में लगा लीजिए, क्योंकि आपका मेन काम तो उनको खिलाना ही है। तो उसको निकाला और पास ही में खिला दिया, तो दूर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने ये 4 तरह के बताया, तो चारों में क्या फ़र्क है? वेट का फ़र्क है ना। 125 kg है, वो 250 kg है। किसी के पास कम गाय हैं तो 125 ले लिया, ज़्यादा हैं तो 250 ले लिया, 500 kg ले लिया। एज़ पर अकॉर्डिंग टू जैसा भी नंबर्स हैं आपके पास, उस तरीके से मशीन भी है। तो इसका प्राइस क्या रखा गया है? सर, प्राइस अकॉर्डिंगली उसके 3 मॉडल्स हैं। एक सिंपल मॉडल है जिसको हम लोग शेड नेट मॉडल बोलते हैं, वो 1 लाख से स्टार्ट हो जाता है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। देन उसके पास फैन पैड मॉडल है, जैसे जस्ट लाइक अपना जस्ट कूलर है जैसे,
एक तरफ फ़ैन होता है, एक तरफ पैड होता है, बीच में हम लोग ये ट्रेस सिस्टम कर देते हैं। वो भी 3 लाख के आसपास स्टार्ट हो जाता है। और ये टोटली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें सेंसर, AC सब कुछ लगा हुआ है, NC PNC मशीनें सब लगी हुई है। ये सर 5 लाख के आसपास से स्टार्ट होता है ये। तो ये थे अंकित शुक्ला जी जो हमें बता रहे थे कि ये मशीन प्रो ग्रीन हाइड्रोपोनिक मशीन मवेशियों के चारे के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है, जिससे मवेशियों की हेल्थ भी बहुत अच्छी बन जाती है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और आइए बात करते हैं सरसों की खेती की। आजकल के किसान तिलहन की खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सरसों की खेती को मुनाफेदार खेती में गिना जाता है। ये कम लागत में अच्छा लाभ देती है। सरसों की खेती में जोखिम भी कम होता है। सरसों की फसल को मुख्य रूप से 2 बीमारियां लाही और सफ़ेद रतुआ प्रभावित करती हैं। खासकर लाही फूल आने के समय अधिक लगती है ये, और खेत में पीला स्टिकी ट्रैप लगाकर लाही को नियंत्रित भी किया जा सकता है। ये स्टिकी ट्रैप घर पर भी बनाया जा सकता है। अगर कीटनाशक दवा का छिड़काव करना हो तो 3 लीटर पानी में 1 ml एम्डाक्लोप्रिड मिलाकर फसल पर छिड़काव कर दें। इससे लाही का प्रभाव कम हो जाएगा और फसल भी सुरक्षित रहेगी। सरसों की फसल को सफ़ेद रतुआ रोग भी प्रभावित करता है। इससे बचाव के लिए मैनकोज़ेब कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद रतुआ रोग तब लगता है जब सरसों में दाने बनने लगते हैं। ये रोग दानों के विकास को रोक देता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। सरसों की खेती में पानी का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होता है। और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय SKRU द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों, विश्वविद्यालय के नवाचारों, उन्नत बीज तथा खाद की किसानों तक सीधी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा आपणों कृषि बाजार का संचालन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हाल ही में इस कृषि बाजार का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के समीप संचालित हो रहे आपनो कृषि बाजार में विश्वविद्यालय की मरु शक्ति इकाई द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रोडक्ट, खाद, बीज, नर्सरी द्वारा तैयार मौसमी सब्जियों की पौध, गोद लिए गए गांवों, पेमासर की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद सहित विभिन्न उन्नत किस्म के बीज तथा वर्मी वॉश, वर्मी कंपोस्ट आदि उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म एक अनूठी पहल है, जिससे माध्यम से किसान सीधे विश्वविद्यालय से जुड़ सकेंगे। यहाँ पेमासर गांव में बनाए जा रहे टाई एंड डाई, हैंडीक्राफ्ट, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के कपड़े भी उपलब्ध हैं। साथ ही बाजरे से निर्मित केक, कुरकुरे, मफिन, बिस्किट, ग्लूटेन फ्री बिस्किट, विभिन्न प्रकार के खाकरे, आंवला, स्क्वैश, कैंडी आदि भी आमजन हेतु उपलब्ध हैं। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को गोलूवाला, जलालाबाद, तुलसीपुर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 25 फरवरी को प्याज का भाव था 3,100 रुपए। 26 फरवरी को प्याज का भाव 500 रुपए लुढ़क कर 2,600 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहां 26 फरवरी को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 2,500 रुपए से 2,400 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 25 फरवरी को प्याज की खरीद 2,140 रुपए पर हुई। 26 फरवरी को इसमें 10 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव 2,130 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 25 फरवरी को यहां प्याज का भाव 2,000 रुपए था। 26 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए बढ़कर 2,050 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है।
कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन के भाव ऊपर नीचे हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में लहसुन के कारोबार में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। यहां 25 फरवरी को लहसुन का भाव था 8,000 रुपए। 26 फरवरी को लहसुन का भाव 1,000 रुपए उछलकर 9,000 रुपए हो गया। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहां 25 फरवरी को लहसुन का भाव था 6,500 रुपए। 26 फरवरी को लहसुन का भाव 250 रुपए चढ़कर 6,750 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 26 फरवरी को लहसुन का भाव 500 रुपए गिरकर 7,000 रुपए से 6,500 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में लहसुन का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। 25 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 11,400 रुपए। 26 फरवरी को इसमें 200 रुपए की नरमी आई और भाव 11,200 रुपए क्विंटल पर रह गया। लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों में बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के किसान बोरो धान में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। असम के किसान मिर्च में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। असम में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। असम में ही किसान बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई कर लें। यहाँ इस मौसम में भिंडी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान लौकी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। असम में किसान खीरा और कद्दू की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। असम में किसान मसूर की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस समय सुपारी की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही किसान इनके खेतों या नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था अवश्य करें। मेघालय में किसान इस मौसम में बैंगन की विभिन्न किस्मों जैसे अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का आनंद की नर्सरी लगा सकते हैं। मेघालय में इस समय शिमला मिर्च की विभिन्न किस्मों जैसे कैलिफोर्निया वंडर, महाभारत और पूसा दीप्ति की नर्सरी लगाई जा सकती है। मेघालय में ही इस मौसम में टमाटर की भी बुवाई की जा सकती है। बुवाई करते वक्त पौध से पौध की उचित दूरी का ध्यान जरूर रखें। यहाँ के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी के पके फलों की तुड़ाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल। और आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। महाकुंभ की सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद अभिभूत हैं। पीएम ने लिखा, महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिन तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था का एक साथ एक समय में इस एक पर्व में आकर जुड़ा, वो अभिभूत करता है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर में खंडित भगत सिंह की प्रतिमा का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि ये 3 साल तक ठीक नहीं कराई गई। भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद विधानसभा को लेकर परेशानियों को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद में पीने के पानी से लोगों को वंचित होना पड़ता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने के बावजूद पानी नहीं मिल पा रहा है। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी बस में एक 26 वर्षीय महिला से दुष्कर्म की वारदात ने पूरे महाराष्ट्र को दहला दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान 36 साल के दत्तात्रेय रामदास गाडे के रूप में की है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।